नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इन दिनों पूरे देश में चंदे के धंधे की बात खूब जोर पर हो रही है। जब मैं कह रहा हूं चंदे के धंधे पर, तो आपको लगेगा मैं राम मंदिर के चंदे की बात कर रहा हूं, क्योंकि तमाम मीडिया चैनल्स में और तमाम विपक्षी पार्टियां इस वक्त चंदे के धंधे पर तमाम तरह की बातें कर रही हैं। हालांकि मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से स्पष्ट कर रहा हूं कि राम मंदिर हो या कोई मंदिर हो, भगवान के नाम पर कभी चंदा नहीं दिया जा सकता। भगवान को चंदा देने की किसी की हैसियत नहीं है। अगर भगवान के लिए कुछ दिया तो समर्पण राशि हो सकती है, चंदा नहीं हो सकता। लेकिन आज मैं चंदे की बात कर रहा हूं, मैं समर्पण राशि की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि समर्पण राशि में जो कुछ हुआ उस पर हमने कल भी दो टूक में चर्चा की थी। लेकिन आज समर्पण राशि नहीं, बल्कि आज मैं सच में चंदे पर धंधे की बात करने वाला हूं। और देखिए, बड़ा दिलचस्प संयोग है ये। जो लोग राम मंदिर की समर्पण राशि में जो हेरफेर हुई, जो गड़बड़ियां हुई, उसको लेकर जो लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब मंदिर में पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए, पैसा इधर उधर नहीं जाना चाहिए, उसके लिए कड़े कानून बनाओ, ट्रस्ट को भंग कर दो, ये करो वो करो, तमाम तरह की सुझाव दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं। वही लोग एक और दूसरी तरह का जो चंदा है उसमें वो लोग पारदर्शिता नहीं चाहते। अब देखिए, गजब की विडंबना है ये। मंदिर की समर्पण राशि में आप पारदर्शिता चाहते हैं और बिल्कुल आपको डिमांड करनी चाहिए। हम भी इसका समर्थन करेंगे कि मंदिर की समर्पण राशि में पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन हम तो यह भी कहते हैं ना कि सिर्फ मंदिर की समर्पण राशि में क्यों, जो विदेशों से चंदा आता है उस पर भी पारदर्शी तरीके से काम होना चाहिए। लेकिन वही मैं कह रहा हूं, देखिए दिलचस्प संयोग, देखिए विडंबना, देखिए कि जो लोग समर्पण राशि पर सवाल उठा रहे हैं वो लोग चाहते हैं विदेशी चंदे का धंधा जो है उस पर कोई उंगली ना उठाए। विदेशी चंदे का धंधा जो है वो फलता फूलता रहे, उस पर सरकार हमसे हिसाब ना मांगे। जिन संस्थाओं के पास विदेशी पैसा आ रहा है उस पर कोई हिसाब ना मांगे और उसमें पारदर्शिता की चर्चा नहीं हो। कैसा गजब विडंबना है ये ना। आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि दरअसल हुआ क्या है। केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि FCRA, जो विदेशों से पैसा आता है, NGOs को, अन्य संस्थाओं को, जो विदेशों से पैसा आता है, वो पैसा दरअसल जिस काम के लिए आता है उसी काम पर क्या खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको लेकर एक पारदर्शी व्यवस्था की जरूरत है। बार बार ये बात आती है और सरकार ये कह रही है कि भाई ये पैसा पारदर्शी तरीके से खर्च होना चाहिए। और जो खतरे हैं, भारत की एजेंसियों ने, न सिर्फ भारत की एजेंसियों ने बल्कि कुछ विदेशी संस्थाओं ने भी, जिसमें FATF जैसी संस्था है, उन्होंने इस बात की तरफ ध्यान दिलाया था कि भारत में ये जो पैसा आता है विदेश से, उसके रेगुलेशन की कोई कड़ी व्यवस्था नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार व्यवस्था नहीं है। तो केंद्र सरकार ने तय किया कि भाई जो पैसा आता है FCRA के तहत, उसको पारदर्शी तरीके से उसके ऊपर जो है इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए कि वो पैसा किस काम के लिए आ रहा है, वहीं खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका हिसाब ठीक से आ रहा है या नहीं आ रहा, ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही इस पर चर्चा हुई, कांग्रेस और लेफ्ट, सोचिए, केरल के अंदर विधानसभा में बाकायदा इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित हो जाता है और UDF LDF, जो कल तक एक दूसरे को चोर बता रहे थे, जब चुनाव चल रहे थे केरल में, तो सोनिया गांधी को सोने का चोरी का आरोप लगा दिया था लेफ्ट ने कि मंदिर का सोना जो है सोनिया गांधी के उनसे संबंध है, जो चोर हैं। तो वो LDF और UDF जो एक दूसरे को चोर बता रहे थे, आज वो इस मामले पर एकजुट हो गए। सबने मिलकर हाथ खड़ा कर दिया, हाँ जी, सरकार का ये कानून ठीक नहीं है, ये FCRA के जो नियम बदले जा रहे हैं ठीक नहीं है, इसको वापस ले। क्यों भाई? विदेशी पैसा जो आ रहा है उसका हिसाब ठीक से हो, उसको लेकर किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए। आज इसको समझने की कोशिश करेंगे और उसी को लेकर मेरा आज दो टूक है। और आज मेरा दो टूक का शीर्षक भी विदेशी जो पैसा आ रहा है, विदेशी चंदा, कसा शिकंजा पर कांग्रेस और लेफ्ट क्यों परेशान है।
इसी पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं इस पूरे मसले पर आपको तमाम बयान सुनाऊं, आज मैं आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू का हिस्सा सुनाता हूं। और वो इंटरव्यू किसी और नहीं बल्कि डीडी न्यूज में, दूरदर्शन की तरफ से, डीडी न्यूज की तरफ से वो इंटरव्यू मैंने ही लिया था साल 2019 में। और साल 2019 में जब मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये इंटरव्यू किया, तब जो है मैंने उनसे पूछा था कि भाई ये अवार्ड वापसी आपके खिलाफ होती है, कभी अघोषित आपातकाल कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है, कभी आपके खिलाफ जो मुहिम चलती है, वो सब क्या कारण आप देखते हैं? तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया था, जो हमारी आज की चर्चा से कहीं ना कहीं जुड़ता है। तो इससे पहले मैं आज आपको बयान सुनाऊं, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो हिस्सा सुनिए, आपको समझ में आएगा कि ये एफसीआरए में जो कुछ कड़ाई बरती जा रही है, इन नियमों में जो ढिलाई थी उसको दूर किया जा रहा है, उसको लेकर कुछ लोग क्यों परेशान है, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू के इस हिस्से से समझ आ जाएगा। सुनिए जरा। आपने कहा कि मुद्दे नहीं है, कुछ मुद्दे लगातार 5 साल में बनते रहे। कभी देश में कहा गया अघोषित आपातकाल है, कभी अवार्ड वापसी शुरू हो गया, कभी ये कहा गया कि भाई आपकी सरकार जो है वो देश में जो है लोगों को बोलने की आज़ादी दी। इस तरह की चीज़ें लगातार 5 साल में होती रही। कैसे आप इनको देखते हैं? एक तो देश की जनता ने इन लोगों की किसी बात को माना नहीं, देश की जनता के गले उतरा नहीं, तो एक सेट ऑफ पीपल है। इसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यह है कि सेट ऑफ पर्सन लोग कौन है। आपको एक बात हमारे देश में उभर कर नहीं आती है, और अच्छा सवाल पूछा आपने, तो मैं देश की जनता को जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे देश में विदेश से धन डोनेशन के रूप में लाना हो तो उसके लिए कानून है, और उस कानून का अंतर्गत जो भी विदेश से धन लाते हैं, किसी संगठन के लिए लाते हैं, कोई चैरिटी के नाम पे लाता है, कोई एजुकेशन के नाम पे लाता है, कोई हेल्थ के नाम पे लाता है, जो भी लाते हो, उनको सरकार को अपना हिसाब देना होता है, कंपलसरी है। कोई हिसाब देता ही नहीं था, विदेशों से धन आते रहते थे। तो हमने आकर के कानून का पालन करने की कोशिश शुरू की, चिट्ठी भेजी कि भाई आपको पिछले दिनों ये जो विदेश से पैसे मिल रहे हैं उसका क्या कर रहे हो, जरा बताओ। आप हैरान हो जाओगे, 20,000 ऐसे लोग निकले, 20,000 संस्थाएं, संगठन, जिन्होंने हिसाब देने से मना कर दिया और नई एप्लीकेशन में नहीं डाली। इसका मतलब हुआ कि वो रुपये किसी न किसी बुरे काम के लिए उपयोग होते थे, देश को नुकसान करने के लिए उपयोग होते थे। अब ऐसे जरूर लोग होंगे कि जिनकी 20,000 संस्थाओं में, संगठनों में झूठे कारनामे चलते थे, किसी न किसी के लिंक होंगे। अब वो दुकानें बंद हो गई और मोदी ने इतना बड़ा कदम उठाया, 20,000 ऐसे कितने पावरफुल लोग होंगे। तो उसमें से कुछ लोग होंगे जो कुछ सज्जन लोगों का उपयोग करके इस प्रकार से सिग्नेचर विग्नेचर करा देते होंगे और इस प्रकार से हो हल्ला करते होंगे। तो सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि 20,000 से ज्यादा भारत में ऐसे एनजीओज निकले थे, 2019 की बात कर रहा हूं, जिनसे विदेशी पैसे का हिसाब मांगा गया था कि भाई आपको विदेश से पैसा मिला, उसका हिसाब दीजिए। 20,000 संस्थाओं ने सरकार को हिसाब तक देने से मना कर दिया कि हम क्यों बताए हुए हमें पैसा कहां से आया, क्यों हमने कहां खर्च किया। अब ये देखिए, देश ऐसे चलेगा कि आप विदेशों से पैसा भी लेंगे और उसका हिसाब भी नहीं देंगे। और इसीलिए सरकार बार बार कह रही है कि भाई हिसाब तो आपको देना चाहिए, आप जिस काम के लिए मंगा रहे हैं मंगाइए, लेकिन उसका हिसाब दीजिए, क्योंकि उसका दुरुपयोग धर्मांतरण में ना हो, उसका दुरुपयोग भारत की नीतियों को प्रभावित करने के लिए ना हो, उसका दुरुपयोग भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए ना हो, उसका दुरुपयोग धर्मांतरण और ऐसी गतिविधियां भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ करने के लिए ना हो। इसलिए हिसाब मांगा जाता है, लेकिन हिसाब मांगने पर कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। तो अब सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस और वामपंथी, सुनिए, उसके बाद आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। That this is a targeted move
This is to target various organizations, not only minority organizations. There are many non-governmental organizations who are working in the areas of protection of civil liberties, democratic rights, human rights and so on. They are going to be the victims. So we oppose this. The bill nowhere talks anything about the religion or caste. Why you are bringing religion in this? The bill says whatever the flaws were there were removed. The bill never say a Muslim should not have, a Christian should not have, or a Hindu only should have. No, nothing like that has been said. There is no mention of any religion. Then why you bring religion into this? That means what? See, this is what? To appease minorities and to be anti-Hindu is their politics. That is what they do. FCRA amendments. Basically, the registered organization NGOs are being targeted by this government for political motivative also and for intimidation also. In the name of FCRA, they want to control some institutions. They want to have it is a blackmailing tactics. I would say the bill is draconian in nature because it targets the properties of Christian and Christian missionaries. This bill is not a bill for any particular community. There are Hindu organizations, there are Muslim organizations, there are Christian organizations that receive donations through FCRA. It is not just one community. And if nobody else is complaining about it and somebody is complaining about it, and maybe they have a legitimate reason to fear, all we can suggest to them is to go sit, understand the bill, talk to the Home Ministry. If necessary, I can facilitate that. But there is nothing in any bill that will be used to target anybody. This amendment is being used to prevent foreign contributions from being used for money laundering. तो चलिए इसी पर आज चर्चा होगी। जो विदेशी चंदा, कस्ता शिकंजा, कांग्रेस और वामपंथी को क्यों है परेशानी। 4 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा दूं। शहजाद पूनावाला जी मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला जी स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हैं। तहसीन पूनावाला जी मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है तहसीन पूनावाला जी, सरकार के विरोध में हैं और किसके सपोर्ट में बैटिंग करते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता हैं, वामपंथी आवाज़ है, मुखर आवाज़ देश में। और मेरे साथ स्टूडियो में आलोक वत्स जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत कर रहा हूं शहजाद जी और तहसीन जी, आप दोनों से। दोनों पूनावाला बंधुओं को आमने सामने लाइए। शुरुआत मैं तहसीन, एक मेड इन इंडिया स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया, एक स्पॉन्सर्ड बाय फॉरेन। तो यही है ये एफसीआर से बने हैं। डिबेट से पहले डिबेट शुरू हो गई। इंडियन कंट्रीब्यूशन से फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ये डिबेट से पहले डिबेट। अशोक जी मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये जो भाजपा वाले ना, इनके पास कोई जवाब नहीं देता ना। एक ही इनका है, 2 जवाब है। आपको जॉर्ज सोरोस और फॉरेनर्स ने स्पॉन्सर किया, दूसरा आप राजनीति क्यों करते, इसके सिवा तीसरा कोई इनके पास उत्तर है ही नहीं। चलिए मैं कह रहा हूँ डिबेट से पहले डिबेट तो नेता भी फॉरेन मेड है भाई। अब मेरे नेता तो देश में बने, इनके नेता फॉरेन में ही है शायद। हाँ, अभी आए फॉरेन में और फॉरेन मेड दोनों हैं। मैं वहीं पर बना हूं जहां पर ये बने, वहीं पर बना हूं। चलिए विषय पर आते हैं, डिबेट शुरू करते हैं। आप लोगों के 1.5 मिनट, अभी इसमें से 1.5 मिनट में से अभी आप ले लोगे 2-2 मिनट, तो मैं आगे क्या करूंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं डिबेट के साथ, आज के विषय के साथ। तहसीन जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है। भाई मैं ये देख रहा था साल 2024 में FATF ने, और FATF कितनी इंपॉर्टेंट संस्था आप जानते हैं, FATF ने कहा कि भारत में जो बाहर से जो पैसा आता है, जो NGOs को पैसा आता है, उसके लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जो है भारत का फ्रेमवर्क नहीं है और इसी में बहुत गड़बड़ होती है। FATF ने कहा, और इसके अलावा भी हम देखते हैं कि पैसा आता है, इधर उधर मिसयूज होता है। 20,000 से ज्यादा NGOs ने हिसाब देने से मना कर दिया। क्या इन सब की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इन लोगों को हिसाब नहीं देना चाहिए? और अगर इसके लिए पारदर्शी नियम लाया जा रहा है, उसमें क्या एतराज है भाई? क्यों परेशानी किसी को होनी चाहिए? आपके 1.5 मिनट।
थैंक यू अशोक जी, आपके साथ मुझे शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले कि भारत में ऑलरेडी नियम एग्जिस्ट करते हैं, चाहे आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी हो, सेक्शन 8 कंपनी, या आप एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो, एनजीओ ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो, जिसके अंदर अगर पैसे आते हैं। और कुछ नियम उन्होंने अभी मजबूत भी किए कोविड के वक्त, जैसे कि आपका अकाउंट केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो सकता है। एफसीआई, अगर आपको विदेश से फंडिंग आती है तो वो आरबीआई के माध्यम से आएगा, डिस्क्लोजर होना चाहिए, वरना आपको फंडिंग मिलेगा नहीं। ये सारी चीजें इन्होंने ऑलरेडी वो नियम किए, और वो बहुत ही कठिन नियम है। अगर आप उस ट्रस्ट का या उस कंपनी का आप उपयोग नहीं करते जो आपका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, तो सरकार को यह अधिकार है बंद करना, क्योंकि मेरा खुद का एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इसके अलावा अब जो ये नियम लाए कि सरकार पैसा ले लेगी, सरकार उस पैसे पे बैठेगी, तो सरकार ये इसलिए करना चाहती क्योंकि वो नहीं चाहती कि जो लोग जेन्युइन काम करते, सबसे गरीब तबके के लिए, सबसे पिछले तबके के लिए, वो आगे जाए। इसलिए इस नियम को लाया गया, ताकि सरकार उस पैसे, उन एसेट्स को ले ले, वरना इसका कोई जरूरत नहीं इन नियमों के। ऑलरेडी नियम और जो पालन है नियम का ऑलरेडी बहुत ज्यादा टफ है, जिस तरह का आपको बायोमेट्रिक्स और अन्य चीज करनी होती, तो मुझे समझ में आ रहा है। दूसरी चीज, मैं एक उदाहरण के तौर पे आरएसएस की बात कर लूं। आरएसएस एक बैंड ऑफ बॉयज है, नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको फंडिंग आती है। मैं जानता हूं कि छोटे छोटे संगठन, अब शहजाद कहेंगे कि उनको वो रजिस्टर्ड है, लेकिन आरएसएस खुद रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर आप नियम लाना चाहते हो, सबके लिए लाना चाहते हो, तो पहले आरएसएस को लाइए, उसके नीचे बताइए बैंड ऑफ बॉयज को कि वो आ जाए। आरएसएस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, बैंड ऑफ बॉयज, हम नहीं आएंगे उसके नीचे, बट बाकी लोग सारे नियम और टफ नियम को पालन करें, जबकि नियम को कोविड के वक्त टाइप किया गया। पहले आप नियम सबके लिए बराबर कीजिए, फिर आगे की बात। ओके, मुझे मालूम था आज की डिबेट में आरएसएस का जिक्र जरूर आएगा, जबकि आरएसएस कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, वो व्यक्तियों का समूह है, और संविधान के सेक्शन 19 जो है वो इस बात की परमिशन देता है कि आप इस तरह के समूह। और आरएसएस विदेशों से एफसीआरए के तहत कोई पैसा नहीं लेता, उसका जो सारी फंडिंग है वो गुरु दक्षिणा से आती है। फॉरेन से फंडिंग का उसका कोई तंत्र नहीं है जिससे फॉरेन से फंड। बहरहाल आपने सवाल उठाया शहजाद जी। देखिए, जिनको दिखा चंदे का धंधा, एफसीआरए पे बन गए वो सेकुलर अंधा। विदेशी फंड से कन्वर्जन नहीं लगता इनको गंदा, वैसे तो लेकर घूमते ट्रांसपेरेंसी का झंडा, पर कम्युनिस्ट और कांग्रेस नाम रखकर चलाते हैं ये विदेशी एजेंडा। और मैं आज वही बताना चाहता हूँ, 2010 में और सबसे पहले एफसीआरए आया 1976 में, तब वो सेकुलर चमत्कार था। तब ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई गई फॉरेन फंडिंग को लेकर, तब वो चमत्कार था। जब ये कहा गया कि भाई परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, तब वो चमत्कार था। जब कहा गया कि आपका जो एसेट्स है अगर वो अनरजिस्टर्ड कंपनी को या ग्रुप को नहीं दिया जा सकता, सरकार उसका टेक ओवर कर देगी, तब 2010-11 में वो बिल्कुल सही था। 4,500 एनजीओ के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए उस समय की सरकार ने, तब वो बिल्कुल सही था। और आज ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए, और आज क्या किया गया, एक महत्वपूर्ण चेंज ये है कि अगर रिलीजियस काम के लिए फॉरेन से फंडिंग आ रहा है, जिसमें 30, 40, 50 हजार करोड़ आते हैं, उसमें आप कन्वर्जन का क्यों एंगल लाते हो? और अभी एक आपको स्पेसिफिक 5, 6, 10 ऑप्शन दिए गए, उसमें से सिलेक्ट करना है रिलीजियस बेसिस के लिए क्यों आ रहा है पैसा और कहां खर्च हो रहा है। पर हाँ, कन्वर्जन के लिए नहीं हो सकता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा एंटी कन्वर्जन लॉ देश में लाए, और एंटी कन्वर्जन नहीं कर सकते। कन्वर्जन धर्म के आधार पर आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते पैसा देकर, ये संविधान की भी प्रोविजन है। तो इसमें मतलब आज क्या है, तहसीन और विवेक नहीं, इनको बोलो तहसीनुद्दीन और विवेकुद्दीन, ये दोनों मिलकर चाहते हैं। अभी उन्होंने बोला कि गरीबों का कल्याण हो रहा है, तो गरीबों का कल्याण ये जरूरी है कि उनका धर्मांतरण हो। मतलब केरल में, बंगाल में, असम में 25% तक हिंदू पॉपुलेशन गिरी, तो आप कल्याण केवल कन्वर्ट करा के ही कर सकते हो। तो आज ये कन्वर्जन रैकेट चला रहे हैं। ओके, हाँ बिल्कुल, तहसीन रिस्पॉन्ड। एक मिनट, दो अलग अलग विषय को भाजपा जोड़कर फिर उन्होंने ले आए कि आपको फॉरेन फंडिंग मिली। सबसे पहले फॉरेन फंडिंग, किसी भी फंडिंग, फॉरेन फंडिंग या लोकल फंडिंग से पैसे देके धर्मांतरण हो ही नहीं सकता, ये कांग्रेस ने नियम लाया। तो वैसे ही वो क्रिमिनल ऑफेंस है, पहली बात। तो अगर कोई कर रहा है और आपके पास सबूत है, सर उनको प्रोसिक्यूट कीजिए। कितना आपने प्रोसिक्यूट किया? ठीक उतने जितने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, 0 आपने किया। तो आपकी नियत क्या है? आपकी नियत है कि आप वेग लॉज बनाते, वेग कानून बनाते। जो पैसे, फॉर एग्जांपल, अगर पैसे बच जाते, उदाहरण के तौर पे 10 सेकंड लूंगा, अगर मेरी कंपनी में बच जाते, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में, तो अगले साल वो टर्नओवर में आ जाता है, अगले साल उसको यूज कर सकते हैं। आप वो लैप्स करना चाहते हैं, आप वो पैसे पे बैठना चाहते हैं, आप वो पैसा लेकर उन कंपनीज को, उन एनजीओ को, यहाँ पर आप एक गलत तो बता रहे हैं। इसमें प्रावधान ये है कि आपने जो पैसा लिया, अगर 75% पैसा आपने खर्च कर दिया, तो आप अगला पैसा की किस्त मंगाइए। तो ये हाँ,
उसमें कहा यह है किसी कारण मैं वही कह रहा हूं, किसी कारण अगर एक साल मैंने 50% 60% खर्च किया, किसी कारण मान लो कि मैं किसी ऐसे जगह काम कर रहा हूं जहां फ्लड्स आ गए, बाढ़ आ गए, अब सरकार उसको पैसे को ले लेगी, मैं गिल्टी होगा, मैं जाकर भीख मांगूंगा। भाई जो आप बताएंगे उस पैसे के लिए खर्च करना पड़ेगा ना। आप जो पैसा लेंगे, सुनिए ना, आप जो पैसा लेंगे, आपकी संस्था जो पैसा लेगी, जिस काम के लिए लेगी, वो उसी में खर्च करे ना। आप दूसरी चीज में खर्च क्यों करना चाहते हैं? करें। एग्जाम्पल, बहुत अच्छा सवाल पूछे। एग्जाम्पल, मैंने पैसे लिए, मुझे स्कूल बनाना है किसी एरिया के अंदर, उस एरिया में उस साल दंगे हो गए, एरिया में 144 लग गया, कोविड आ गया, उस साल पे काम नहीं हुआ उस पर्टिकुलर एजेंडा के लिए। सरकार अब मेरा पैसा ले लेगी क्योंकि 75 खर्चे हुआ और कहेगी अगले अब पहले आके तहसील का स्पेसिफिक एग्जाम्पल ध्वस्त करता हूं। एक रूल बन रहा है, रूल ये है कि इतना अमुक पैसा आया, इतना खर्च करना है, वरना आप नया फंडिंग नहीं ले सकते, पहले वो तो खर्च कीजिए। अगर ये एक्सेप्शनल सिचुएशन जो तहसील बोल रहे हैं, तो यू आर वेल विद इन द राइट कि आप सरकार को और एफसीआरए की अथॉरिटी को बोलो कि ये रीजन था, इसकी वजह से हमको एक्सेप्शन दे। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अरे भाई ये प्रावधान है, आप देख नहीं रहे हो, आप सरकार को बताइए कि ये पढ़ के और रूल्स। दूसरी बात आपको मैं बताता हूं, मेन पहले आता था पैसा रिलीजियस पर्पस पे। किस रिलीजियस पर्पस के लिए? अच्छा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो आप पूछ भी नहीं सकते। अब यहां पर बहुत आसानी से, तहसील नहीं बोला ना कि धर्मांतरण पैसों के आधार पर नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं पता विवेकुद्दीन मानते कि नहीं मानते, चावल का थैला देकर कितने ही कन्वर्जन कराए होंगे उन्होंने, पर मैं पूछना चाहता हूं कि जब वो वर्जित ही है तो अभी एक टिक डाउन बॉक्स मिला है कि भाई रिलीजियस पर्पस के लिए किस लिए समारोह रखना है, प्रोग्राम रखना है, जानकारी फैलानी है या कन्वर्जन करना है, वो इनवैलिड है। तो तहसील को प्रॉब्लम क्या है? तहसील को प्रॉब्लम यह है कि पंजाब में आपने देखा ना रैकेट होता है, वो रैकेट ये लोग स्पॉन्सर करना चाहते हैं। ओके, मैं इसको स्पष्ट कर दूं क्योंकि देखिए इससे पहले आगे बढ़े, दर्शकों को भी बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। ये जो एक मिनट रुकिएगा, ये जो बार बार कहा जा रहा है रिलीजियस एक्टिविटी पर जो है चोट है, इसमें बहुत साफ साफ लिखा गया क्या रिलीजियस एक्टिविटी आप कर सकते हैं, और वो बहुत सारी है। मतलब मुझे नहीं लगता इससे इतर किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ और करना होता है। मतलब अच्छा, आयरनी देखो, विवेक की पार्टी बोलती है रिलीजन हफीम है और रिलीजियस एक्टिविटी के लिए पैसा मंगवाना है, ये तो मतलब अलग। वो आप रिलीजियस, ठीक है, वो कहते हैं कि सेकुलर है, सबको वो अपने अपने धर्म को अपने हिसाब से वो उस पर आएंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं दर्शकों की जानकारी के लिए, देखिए इसमें बड़ा साफ लिखा है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, मठ, सिनेगॉग और अन्य पूजा स्थलों का आपको निर्माण करना हो, मरम्मत करनी हो, इनके रखरखाव करना हो, आप इसके लिए एफसीआरए के रजिस्टर्ड है तो मंगाइए, कोई दिक्कत नहीं। धार्मिक ग्रंथों का आपको संरक्षण करना हो, उनका मुद्रण करना हो, उनका अनुवाद करना हो, उनका डिजिटलाइजेशन करना हो, धार्मिक दर्शन को आपको कुछ छपवाना हो, इतिहास और परंपराओं पर शोध करना हो, तो ऐसे करने काम के लिए भी आप पैसा मंगा सकते हैं, कहीं रोक टोक नहीं है। तीर्थ यात्रियों के लिए आप पेयजल की व्यवस्था करना चाहते हैं, स्वच्छता की काम करना चाहते हैं, आश्रय देना चाहते हैं, धर्मशाला ऐसी कुछ या अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं है। आप धर्मशाला चलाना चाहते हैं, लंगर करना चाहते हैं, अन्नदान करना चाहते हैं, सामुदायिक रसोई चलाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नैतिक शिक्षा देना चाहते हैं, कोई दिक्कत मतलब नहीं है। मदरसा चला सकते हैं। हाँ, सत्संग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रवचन चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान शिविर आयोजित करिए, कोई दिक्कत नहीं है। भक्ति संगीत के लिए आप पैसा लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धार्मिक नाट्य कला करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आदिवासी और स्वदेशी आस्था परंपराओं के संरक्षण के लिए पैसा मंगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे आप बता दीजिए, इन सब चीजों के लिए पैसा आप मंगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप कौन सी धार्मिक गतिविधि करना चाहते हैं जिसके लिए इन नियमों के तहत आड़े आ रहा है कि आपकी वो धार्मिक गतिविधि हैम्पर हो जाएगी। विवेक जी, आप ही बता दीजिए कौन सी गतिविधि बच गई धार्मिक? तो इसमें सबसे पहली चीज है, ये सारा का सारा जो एफसीआरए 2.0 है, ये डिस्करेजिंग है, ये दबाव डालता है, ये धमकी देता है, खासकर माइनॉरिटी के संगठनों को और सिविल राइट एक्टिविस्ट को जो सरकार के खिलाफ हैं, कि साहब माय वे और द हाईवे, आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। अगर आप धार्मिक एजुकेशन दे रहे हैं और धार्मिक एजुकेशन की वजह से कन्वर्जन हो रहे हैं, कौन डिसाइड करेगा ये इंड्यूसमेंट है या नहीं है? इसकी परिभाषा कौन करेगा? चाहे पुना वाला करेंगे क्या? कौन करेगा सर? अरे कानून बने हैं। सुनिए, कानून और देश की अदालतें वो तय करेंगे। बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छा है इस देश में। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है।
अगर 75% नहीं खर्च पाए तो साहब आराम से जाइए, कंप्लेन करिए, अफसर बैठे हैं, दूध के धुले हैं, सब आएंगे, आपको सुनेंगे और आपका काम होगा, है कि नहीं? तो ये देखिए प्रैक्टिकल अगर एस्पेक्ट से आप देखेंगे, ये सिर्फ डेट्रीमेंटल एक कॉन्सेप्ट है। यहां पर संघ परिवार को बहुत बड़ा डर है कन्वर्जन का, इंड्यूसमेंट। सर क्या हम हिंदू इतने कमजोर हैं कि लोग आएंगे, हमको पैसा बांटेंगे तो हम कन्वर्ट हो जाएंगे? ये कहीं ना कहीं क्या एक हिंदू समाज और हिंदू लोगों की इंसल्ट नहीं है कि आप ये कह रहे हैं साहब कि यहाँ पे लोग आएंगे, आप बना लेते मुसलमान, आप बांट देते पैसा? क्या कर रहे थे 10,000 साल से, 5,000 साल से? आप इसके पक्ष में कि पैसा बांट करके मुसलमानों को हिंदू बना दिया जाए, आप इसके पक्ष में तो बताइए। मैं आपको 2 धनपति दूंगा, आप जहां से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां मुसलमानों का कन्वर्जन कराइए, मैं आपको धनपति दूंगा जो आपकी संस्था को पैसा देंगे। आप अगर इसके पक्ष में है तो बोलिए। है पक्ष में? सुनिए सर, पूरी बात। सर सुनिए, नहीं विवेक जी 1 मिनट, मैं आपको समय दे रहा हूँ, लेकिन 1 मिनट विवेक जी 1 मिनट, विवेक जी 1 मिनट, मैं आपको समय दे रहा हूँ, रुकिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये बेकार के व्यर्थ के हम तर्क ना दें कि क्या हिंदू इतने कमजोर है, ये वो मैंने किसने कहा? नहीं, एक मिनट, नहीं तो फिर मैं आपको कह रहा हूं ना, अगर आप इसको सही मानते हैं तो मैं आपको कहता हूं कि क्या मैं आपको 2 धनपति दूं, वो मुसलमानों को कन्वर्ट करेंगे, आप उसके पक्ष में होंगे? अब आप सुन लीजिए सर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये इतना बड़ा डर जो हिंदू समाज के अंदर, अरे सर आप हिंदुओं का डर छोड़िए, अरे मुझे बोलने तो दीजिए ना सर। आप अरे आप हिंदुओं को क्यों डरपोक बताने पे तुले? मुझे 20 सेकंड तो दे दो सर, 10 सेकंड तो दे दो, फिर आप काउंटर करो। बहुत महानता है अगर तो ये बताइए ना सर, जब इस्लाम 1400 साल पहले आया, क्रिश्चियनिटी आई, लोग अफ्रीका गए, अमेरिका गए, यूरोप गए, लोगों को दावत दी, बताया साहब ये हमारा धर्म है, आइए आप फॉलो करिए। हमारे यहां से क्यों नहीं गए लोग कि ये हैं भगवान शिव, ये हनुमान जी हैं, ये भगवान राम है, ये ध्यान है, ये योग है, आइए साहब सीखिए और हमारे धर्म को अपनाइए? आप कहीं नहीं गए। मैं बताता हूँ, एक मिनट, मैं शहजाद आ रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। अब विवेक जी सुनिए, आपने 10 सेकंड कहा था, मैंने आपको 40 सेकंड दिया, आप सुनना पड़ेगा। 1 मिनट, विवेक जी रुकिए 1 मिनट, यही गलत बात। विवेक जी रुकिए, आपने 10 सेकंड कहा, मैंने आपको 40 सेकंड दिया। 10 सेकंड और बोलना चाहूंगा, सिर्फ 10 सेकंड, फिर आप कंप्लीट बोलिए। 10 सेकंड और दिया आपको, नहीं तो आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे। क्यों नहीं गए? हम इसलिए नहीं गए क्योंकि कल किसी मुसलमान को अगर हिंदू हम बनाते और फिर हम उससे बोलते आइए हिंदू समाज में आइए, तो पूछता साहब मैं किस वर्ण में जाऊंगा? मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय बनूंगा, वैश्य बनूंगा, शूद्र बनूंगा, क्या बनूंगा? और इसका उत्तर हमारे पास नहीं था। तो मैं कह के कहा कि साहब सबको बाहर ही रखो। हो गया 10 सेकंड भी आपके, नॉट अलाउड। आपके 10 सेकंड हो गए, नॉट अलाउड। आपके 10 सेकंड हो गए, मेरे हिसाब से फिर 40 सेकंड हो गए। अब आप सुनिए 1 मिनट, अब आप सुनिए 1 मिनट। विवेक जी ने क्या किया? मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने एक सवाल पूछा था, 1 मिनट रुकिए, अब आपको सुनना पड़ेगा विवेक जी, मैंने बहुत धैर्य से आपको सुना। आप मेरी बहस को कहीं से कहीं ले गए, आपने अपना एजेंडा जो हिंदुओं को गाली देने का होता है, आपने वही एजेंडा शुरू कर दिया, हिंदुओं को कमजोर बताने का, हिंदुओं को निकम्मा बताने का, आपने वही एजेंडा शुरू कर दिया। आपने हिंदुओं को जातियों में बांटने का एजेंडा शुरू कर दिया। विवेक जी की आवाज बंद कीजिए, आपने विवेक जी को सुनना पड़ेगा। मैंने इनको 10-10 सेकंड करके मैंने इनको पूरा समय दिया, विवेक जी को सुनना पड़ेगा। विवेक जी अपने चिरपरिचित एजेंडे पर आ गए कि हिंदुओं को बांटो जातियों में, हिंदुओं को निकम्मा बताओ, हिंदुओं को कमजोर बताओ, हिंदुओं को गद्दार बताओ, लेकिन इन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने सीधा सा सवाल पूछा था कि आप बताइए ना, आप बताइए कि इसमें दिक्कत क्या है। और ये पूरा का पूरा FCRA का जो पूरा नियमावली है वो सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण के लिए नहीं है। पैसा आता है देश के चुनावों को प्रभावित करने के लिए, पैसा आता है भारत को तोड़ने के लिए, पैसा आता है कश्मीर में जो है आजादी के नारे लगाने के लिए, पैसा आता है कि केरल में आजादी के नारे लगाने के लिए। अगर भारत को तोड़ने के एजेंडे के नाम पर पैसा आता है तो उसके लिए FCRA को क्यों खड़ा नहीं किया जाए? लेकिन विवेक जी इस पे नहीं बोलेंगे क्योंकि विवेक जी का एकमात्र एजेंडा यह है कि हिंदुओं को गाली दो, और इस पूरी डिबेट को वो हिंदुओं को कमजोर निकम्मा बताने की तरफ ले जाना चाहते हैं। लेकिन विवेक जी, मैं इसकी परमिशन आपको नहीं दूंगा। अगर दम है तो मेरे सवालों का सीधा जवाब दीजिए। पहले शहजाद बोलेंगे। रुकिए सर, सवाल का जवाब आपने पहले भी नहीं दिया, अब तुम पूछता हूं दोबारा। विवेक भाई की बातों में एक कॉन्ट्रडिक्शन निकला। विवेक जी अगर आपकी अनुमति हो तो मैं समझाना चाहता हूं। विवेक जी का स्टेटमेंट था कि हिंदू इतने कमजोर है कि पैसा लेके कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि मुस्लिम और क्रिश्चियन जो है वो पूरी दुनिया में गए और उन्होंने अपना मैसेज फैला के लोगों को कन्वर्ट कराया। तो भाई कमजोर कौन है? जो सिक्योर है और अपनी चीज़ों को फैलाना नहीं चाहता, उसको पता है कि उसकी शक्ति क्या है, या वो जो पैसा देकर अपने विचारों को थोपना चाह रहा है? आपके हिसाब से कौन कमजोर हुआ भाई? अगर आपकी विचारों की इतनी शक्ति है जैसे सनातन धर्म की शक्ति है, उसको ये पैसे और प्रलोभन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सत्य रहेगा, सनातन ही रहेगा।
परंतु जो अपने विचारों पर भरोसा नहीं रखता वही तो इंड्यूसमेंट का सहारा लेता है। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक विचारधारा है जो कहती है सब समान होंगे, सब समान होंगे, आप बुर्जुआ है, हम प्रोलिटेरिएट है, हम सब समान होंगे, पर हम सत्ता में तो केवल बुर्जुआ लोग आएंगे। ये होते हैं वो लोग, समझ रहे हो ना आप? मैं इससे आगे एक मिनट, मैं इससे नहीं, एक मिनट सुनिए। मेरी डिबेट हिंदुत्व पर नहीं है, मेरी डिबेट सिर्फ कन्वर्जन पर भी नहीं है। मैं सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं। मैंने विवेक जी पहले भी सीधा सा सवाल पूछा था, आप गोल गोल घुमाने लगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी पार्टी को सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टियों को जो है विदेशों से पैसा आता था। सबसे पहले ये खुलासे इस देश में हुए हैं, रशिया से, चाइना से। इसलिए आप कोई भी पैसा विदेशों से आने वाला, उसकी अगर चूड़ी नकेल कसी जाती है तो सबसे पहले आपको तकलीफ होती है, क्योंकि आप लोग पता नहीं अभी भी किस किस से पैसा लेते हो। रशिया से पैसा लेकर जो है छतरी, रशिया में बारिश आती थी, कम्युनिस्ट यहाँ छतरी खोल लेते थे। चीन में कुछ होता था, यहां पर किसको नहीं पता कि आप लोगों ने आपातकाल का समर्थन किया था? किसको नहीं पता था कि जब चीन ने आक्रमण किया तो आप लोग भारत छोड़ के चीन के समर्थन में खड़े हो गए थे? वो सब मैं उस पर भी डिबेट नहीं कर रहा। एक मिनट सुनिए मेरा सवाल, मेरा सीधा सवाल है। एक मिनट विवेक जी, मेरा सीधा सवाल है और सीधे सवाल का सीधा जवाब चाहता हूं। मैंने वो सारी गतिविधियां बता दी जो इसमें कवर होती हैं। इसके अलावा कौन सी गतिविधि ऐसी है जिसके लिए आप लोगों को तकलीफ हो रही है, कि जिसके लिए पैसा रोका जा रहा है? मुझे वो बताइए। विवेक जी की आवाज दीजिए, विषय पर रहिएगा। ये हमने, हाँ बिल्कुल सही बात है, हमें तकलीफ इस बात की है कि आपने दांत तो दे दिए, लेकिन जो काटने वाला है वो व्यक्ति देख करके काटेगा। समस्या ये है, आपने कानून तो बना दिए, लेकिन इन कानून का एक्सप्लॉयटेशन होगा, सेलेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन होगा, कम्युनिस्टों के खिलाफ, कांग्रेसियों के खिलाफ, सिविल राइट्स एक्टिविस्टों के खिलाफ, मिशनरीज के खिलाफ। वो मिशनरीज जिनकी वजह से इस देश का एजुकेशन सिस्टम आज खड़ा है, ना मकैलो की एजुकेशन सिस्टम होती, ना आज कुछ होता। ये सीधी सी बात है। क्या एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हो भाई? गुरुकुल सिस्टम के बारे में। एजुकेशन सिस्टम मिशनरीज के कारण के दम पर खड़ा है। ये विवेक जी ने कहा, बहुत अच्छी बात। ये खुद सरस्वती शिशु मंदिर में गए भाई, ये खुद शिशु मंदिर में पढ़े हुए हैं। शिशु मंदिर कहां से? शिशु मंदिर के पढ़े नहीं है भैया, शिशु मंदिर के पढ़े होते तो आज विवेक जी कुछ और ही बातें कर रहे होते। नहीं, बात शिशु मंदिर की नहीं है, लेकिन आप ये देखिए ना, क्या मिशनरीज का एजुकेशन में इस देश में कोई रोल नहीं है? सर, आप मुझे सही में बताइए। सर, तो कहां लिखा है कि मिशनरीज पैसा? कन्वर्जन नहीं कर सकते। मैं फिर से उसी सवाल पे आ रहा हूं। मैंने ये तमाम बताया, आपने भी कानून देखा होगा ना। मुझे बताइए ना, अब कहां लिखा है कि मिशनरी स्कूल नहीं चला सकते? कहीं लिखा है इसमें? सर हाँ सुनिए, लिखा नहीं है ना, लेकिन मुझे बताइए, मदर टेरेसा अगर रोटी दे करके कन्वर्ट कर रही थी, वो सही था या गलत? मेरे हिसाब से सही था। रोटी पहले है, क्या जो मर्जी हो, क्या रोटी पहले है, धर्म ये बोल रहे पैसा देके कन्वर्ट कराओ? ना, उन्होंने रोटी दी। और लोगों का यही है ना ऑब्जेक्शन, हिंदूवादियों का, कि साहब उसका सोशल वर्क नहीं था, क्योंकि उसके पहले वो जो है वो गॉस्पेल ऑफ गॉड के बारे में उनको बताती थी। अरे वो रोड पे पड़ा हुआ मर रहा है साहब, ना उसके पास पैसा है, उसको छोड़ा हुआ है लोगों ने। 19 साल की लड़की चेकोस्लोवाकिया से आकर के चर्च के बाहर खड़ी थी, एक बूढ़ी औरत जिस पे चींटियां चढ़ी हुई थी, उसको लेकर के अस्पताल गई। अब रुकिए, हमारा हिंदू समाज खड़े होकर के अब रुकिए विवेक जी रुकिए। फिर आप कहेंगे साहब विवेक जी ने दोबारा एक ऐसा तर्क दिया जिसको कम से कम मैं कुतर्क मानता हूं। ब्रदर विवेक हो गए। बाकी देश की जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो तय करें। उन्होंने कहा कानून दांत तो ये किसको काटेगा, कानून का मिसयूज। अरे आपने पिछले 12 साल में देश के किस कानून का मिसयूज नहीं आपने छाती पीटी है? और छोड़ दीजिए 12 साल, देश में जब से दहेज कानून बना है तब से बात होती है दहेज कानून का मिसयूज हो रहा है। देश में जब से महिला उत्पीड़न कानून बना है तब से बहुत सारे लोग कहते हैं महिला उत्पीड़न कानून का दुरुपयोग हो रहा है। किस कानून के दुरुपयोग की बात नहीं करते आप लोग? और आप लोग क्या बहुत सारे कानून के दुरुपयोग की बात, बहुत सारे आम लोग हैं। तो सवाल ये, एक मिनट रुकिए विवेक जी, ना एक मिनट रुकिए। तो मतलब कानून का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए भारत कानून बनाना ही बंद कर दे। भारत जो है भारत कहे कि नहीं आपको पैसा मिलता है, हम कोई पूछताछ नहीं करेंगे, कोई कानून नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कानून का दुरुपयोग हो सकता है। मैं फिर से पूछ रहा हूं भाई, अगर किसी विदेशी संस्थाओं से पैसा लेने वाली 20,000 एनजीओ से अगर यह पूछा गया कि भाई अपना हिसाब दे दो, उन्होंने हिसाब नहीं दिया, तो मेरा सीधा सा सवाल है, क्या उस ऐसी संस्थाओं को देश में काम करने का अधिकार है जो एफसीआरए के तहत पैसा लाएं लेकिन हिसाब ना दें, चंदा लाएं लेकिन चंदे का बताएं नहीं धंधा क्या किया? इतनी आजादी देश में चाहिए क्या?
एक मिनट रुकिए विवेक जी प्लीज। तहसीन जी, सर हाँ हर एनजीओ भरता रिटर्न। अरे तो 20,000 संस्थाएं कैसे बंद हो गई? कहां की बात कर रहे हैं आप? चेकोस्लोवाकिया की बात कर रहे हैं कि हर एनजीओ का हिसाब देता है? मेरे पास रिपोर्ट है, सुनिए विवेक जी एक मिनट, ना मेरे पास रिपोर्ट है, 20,000 संस्थाओं ने अपने पैसे का हिसाब नहीं दिया। मेरे पास रिपोर्ट है, क्यों नहीं दिया भाई? सर कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ, जब ये कानून ऐसा हुआ इसलिए 20,000 संस्थाएं बंद हो गई। सोसाइटी। अरे आप कह रहे हैं कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? आप इन 20,000 संस्थाओं से पूछें। सर एक मिनट हम पढ़े लिखे की तरह बात करें। कॉन्स्टिट्यूशन में सोसाइटीज एक्ट है, सोसाइटी सर 20,000 संस्थाओं ने हिसाब नहीं दिया। अब आप क्या करना चाहते हैं इनका? उसके अंदर वो गलत है सर, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है बस एग्जैक्टली गलत है तो यही तो मैं कह रहा हूं, मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अरे भाई गलत होगा, आप हिसाब नहीं देंगे। और एक मिनट रुकिए, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, मैं छोड़िए एक मिनट, आप इसको मानेंगे नहीं, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं अभी देखिए है क्या दिक्कत क्या है ना, ये कह रहे हैं कि हमारी संस्थाओं को निशाना बनाएंगे। विवेक जी ने अभी यही कहा ना, तहसीन एक मिनट आ रहा हूं, फिर अभी आलोक जी आपके पास। नहीं इन्होंने कहा ना कि भाई कम्युनिस्ट और कांग्रेस की संस्थाओं को, अब इनको तकलीफ क्या? देखिए तकलीफ ये है कि 2024 के चुनाव नतीजों से पहले एक साजिश का खुलासा हुआ था, और वो साजिश क्या थी? एक इजरायली कंपनी को यह ठेका दिया गया था कि भारत बीजेपी के खिलाफ एजेंडा चलाए। करोड़ों रुपए उसमें डाले गए थे, और आपको पता है उसको लेकर किस तरह से यूट्यूब और गूगल और जो बाकी एक्स अकाउंट्स हैं इनको कैसे प्रभावित करने की एक एजेंडा बनाने के लिए। अब इस पर अगर बैन लग जाएगा तो विवेक जी और कांग्रेस को तकलीफ होगी। ये शायद यही तो इनकी कंपनियां हैं। और दूसरी कंपनी कौन सी? दूसरी कंपनी जॉर्ज सोरोस की कंपनी। जॉर्ज सोरोस की कंपनी ने नियमों पर ताक पर रखकर भारतीय एनजीओ को दिए 25 करोड़। अब अगर विवेक श्रीवास्तव जी जॉर्ज सोरोस की कंपनी को अपनी कंपनी बता रहे हैं और तहसीन जी भी कह रहे हैं ये भी कांग्रेस और कम्युनिस्टों की कंपनी है, तो इनकी तकलीफ होनी स्वाभाविक है। और फिर राजीव गांधी फाउंडेशन तो है ही, जिसका जिक्र आ चुका है। राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए क्यों कैंसिल हुआ था? क्योंकि उसने चीन से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके पैसा ले लिया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट क्या आज तक नहीं पता। इस चक्कर में उसका एफसीआरए कैंसिल हो गया। तो भाई आप अगर चीन से पैसा लोगे, आप अगर और अभी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे बताया कि भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए, भारत में किसी विशेष पार्टी को लाने के लिए करोड़ों मिलियंस डॉलर जो है वो वहां पर रखे गए थे। अब ये कैसे आते? ये एनजीओस के मार्फत आते हैं। ये पैसा कैसे आता है? ये एनजीओस के मार्फत आता है, और एनजीओ के मार्फत आता है, और उसके बाद आता है कि हम यहां स्कूल चलाएंगे। लेकिन पैसा जाता कहां है? पैसा जाता है यूट्यूबर्स को, पैसा जाता है अखबारों को, मीडिया को। पैसा किसको जाता है? पैसा कन्वर्जन के लिए जाता है। पैसा किसको जाता है? पैसा इलेक्शन में प्रोपेगेंडा बनाने वालों को जाता है। अब इस पर रोक लगेगी। इसको लेकर जब प्रावधान किए गए तो इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि पैसा दरअसल इनडायरेक्टली इन्हीं के लिए आता था। तहसीन बोलिए, फिर मैं आलोक जी के पास जाऊंगा। दो चीज मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ। अगर पैसा आता है ऑलरेडी और ये 20,000 संस्थाओं ने अकाउंट से ऑडिट नहीं किया, तो सबसे पहला नियम है कि ऑडिट करना कंपलसरी। अगर नहीं किया तो उन पर उस कानून के तहत ऑलरेडी प्रावधान है कि आप एक्शन ले सकते। यहां तक प्रावधान है कि आप उस कंपनी को या उस एनजीओ को आप डेट डिक्लेयर करिए। यहां तक प्रावधान है कि उस पर आप दूसरे कानूनी कार्रवाई करें। पर इस तरह का आपको क्यों कानून लाना है? एक दूसरा, क्या इसमें इस क्या बात की आपत्ति क्या आपको? आपने कहा इस तरह का, आप मुझे पॉइंट बताइए। मैं पॉइंट बताइए, कौन से पॉइंट पर पॉइंट बताता हूं। मैं पॉइंट बताता हूं। मेरे पुणे के अंदर भीमा कोरेगांव में एक इवेंट हुआ। मैं वामपंथियों का बिल्कुल समर्थक नहीं हूं। उस इवेंट में, भीमा कोरेगांव के इवेंट में, सरकार का यह दावा था कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को मारने की साजिश हुई। जिन एनजीओ और जिन एनजीओ वाले, झोला वाले, क्योंकि मैं उनको समर्थन नहीं करता, मुझे भी लगा था, उनको अरेस्ट किया गया। उनके कंप्यूटर में एविडेंस डाला गया। उसके बाद क्या हुआ? एनआईए ने कोर्ट में कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री को मारने की साजिश नहीं थी, आप कोई भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप अरेस्ट कर सकते हैं। मैं आपके सिंपल सवाल पूछता हूं। ये घटिया इंसान हुमायूं कबीर चुनाव के वक्त पैसे ले आया सऊदी से, बाबरी मस्जिद बना रहा था, सऊदी से मौलाना आ गए, तब सरकार की आंखें बंद थी, तब कानून में उसने वो नहीं किया। और जैसे ही भाजपा जीती, हुमायूं कबीर पे एक्शन नहीं हुआ। तो मैं यही कह रहा हूं, ये सिर्फ कंट्रोल करने के लिए ला रहे, इसके अलावा इनके पास कोई नहीं। कानून में ऑलरेडी इनफ प्रोविजन है। मैं खुद चलाता हूं, क्या इसमें कौन से प्रोविजन नहीं कानून में? तहसीन के फैक्ट चेक के लिए, हुमायूं कबीर जब टीएमसी की सरकार थी तब वो खुला बैल बन के घूम रहा था। अभी एफआईआर हो चुकी है उस पर। एफआईआर में क्या होता है? अब सुन तो एफआईआर में क्या होता है, तो क्या करे? बिना एफआईआर के पकड़ लो उसको।
पकड़ा क्या आप एफआईआर के खिलाफ है हुमायूं कबीर के? पकड़ा। और दूसरी बात, अरे भाई एफसीआरए का वायलेशन होगा तो उसमें अरेस्ट होती है क्या? फिर बोल लो कि सोनिया गांधी को भी कर दे अरेस्ट आरजीएफ के लिए। फिर उसमें सुन लीजिए, अब मेरी बात हो जाने दीजिए। दूसरी बात, आपको पता है विवेक श्रीवास्तव घर में फ्रूट नहीं खाते। आप बोलेंगे क्या बोल रहा हूँ? हाँ, क्या कह रहे हैं? फ्रूट नहीं खाते घर पे। क्यों नहीं खाते? क्योंकि उन्होंने सारे घर से सारे चाकू हटा दिए। क्यों? उनकी पत्नी ने पूछा तो चाकू से मर्डर होता है तो चाकू हटा दो। अब यही तर्क है कि कानून मिसयूज होगा तो कानून ही मत रखो। हम क्या बेवकूफ है क्या? कानून मिसयूज होगा तो कोर्ट में जाओ। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि फ्रूट काटना आप बंद कर दोगे चाकू से क्योंकि किसी का मर्डर हो गया चाकू से। तीसरी बात, ये देखो अभी विवेक ने एक और बात बोली कि रोटी देके कन्वर्ट करा दिया, इसमें क्या बुरी बात है? यही विवेक है जो बोलते लव जिहाद में भी क्या बुरी बात है, लव दिखाकर जिहाद करवा दिया। ये कहां अंत होगा भाई? और मैं आलोक जी के पास जाऊं उससे पहले मैं एक देखी चीज है जो मैं विवेक जी की इस बात से दोबारा सहमत हो रहा हूं कि भाई ये हमारी संस्थाओं को टारगेट करेंगे। मैं दोबारा सहमत हो रहा हूं क्योंकि सच बात तो ये है कि इस देश में जितनी संस्थाएं जो आप देखते हैं ना, पुरानी संस्थाएं, वो सब इन्हीं की बनाई हुई संस्थाएं हैं भाई। अभी यामिनी अय्यर नाम की एक महिला की संस्था बंद हुई। वो संस्था कौन सी थी? सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च जो है इसकी, अब इसमें क्या गड़बड़ हुई? इन्होंने पैसा किसी और काम से मंगाया विदेशों से, खर्च कहीं और कर दिया। अब विवेक जी की बात तो सही से सही है। अब ये यामिनी अय्यर कौन है? मणिशंकर अय्यर जी की बेटी है। तो ऐसे तमाम आलोक जी कांग्रेस के नेताओं के बच्चों ने ऐसी कोई सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, सेंटर फॉर फलाना, सेंटर फॉर ढिमकाना, सेंटर फॉर फलाना ढिकाना, सब चीजें बना। और एफसीआरए से खूब पैसा आता था विदेशों से। अब जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? सरकार भी इनकी पैसा किस लिए मंगा रहे हैं, कहाँ जा रहा है, कौन पूछेगा? किसकी हिम्मत है मणिशंकर, कांग्रेस के रिजीम में मणिशंकर अय्यर की बेटी से पूछे कि भाई तुमने पैसा मंगाया था बच्चों की एजुकेशन पे, खर्च कर दिया भारत की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने के लिए। रिपोर्ट है मेरे पास, भारत की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने के लिए पैसा मंगाया, वो डाइवर्ट कर दिया गया। अब ऐसी संस्थाओं पर रोक तो लगनी चाहिए ना, क्यों नहीं लगे आलोक जी? देखिए अशोक जी, इस देश में दो संस्थाएं जो काम कर रही हैं और काफी दिनों से काम कर रही हैं। एक ये जो लोग प्राइवेट स्कूल खोल के बैठते हैं और एक ये जो एनजीओ चलाते हैं। इनकी पहली मंशा पैसा कमाने की होती है। ओके। अब मैं सारे लोगों के बारे में ये बात नहीं कह सकता, कुछ लोग अच्छे भी होंगे जो सामाजिक काम में ही उस काम को लगाते होंगे। और पैसा चोरी, कर चोरी, इन दोनों का इनके यहाँ प्रभुत्व है। इसमें कोई शक नहीं है कि विदेश से जो लोग आए उन्होंने यहाँ एक अच्छी शिक्षा परंपरा को जन्म दिया, लेकिन वो भी अंग्रेजी माध्यम से, जिस पर अब विरोध हो रहा है। और जितनी भी एनजीओज को अगर ये गाइडलाइन दिया गया है कि आप पैसा जहाँ से मंगा रहे हैं तो आप ये स्पष्ट करें कि महाराष्ट्र का पैसा आपने देखा होगा कि जाके झारखंड में खर्च हो गया, आया महाराष्ट्र के नाम से, तो इसको भी रोक लगाने की कवायद हुई है। अच्छी बात है, जहां के लिए आया वहीं खर्च हो। और दूसरी बात कि अगर ये विदेशों से फंडिंग लाते हैं और जिस तरीके का आपने पूरा डिटेल रिपोर्ट पढ़ा है धार्मिक बातों पर, तो उसमें तो किसी भी अच्छे व्यक्ति को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट कि अगर उस पैसे का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए ना हो रहा हो। और सारी चीजें जो आप करना चाहते हैं उसकी पूरी आजादी है। तो इनको क्या दिक्कत हो रही है इसमें? क्योंकि धर्मांतरण केरला में बहुत समय से हो रहा है और जोरों पर हो रहा है और सिर्फ पैसे के दम पर हो रहा है। यही चीज उन्होंने आदिवासी बेल्ट में किया। आप वहां से पूछिए कि तुम्हारी जात क्या है तो कहेगा मैं क्रिश्चियन हूं। उसको 4 लाइन बाइबल का पूछ लीजिए तो उसको नहीं मालूम है। ये कैसा क्रिश्चियन है जिसको कुछ पता ही नहीं है कि वो बाइबल है क्या। मेरे घर में 2 आदमी काम कर रहे हैं, वो अपने को क्रिश्चियन बताते हैं, चर्च में जाते हैं, दे नो नथिंग अबाउट क्रिश्चियनिटी। सिर्फ पैसे के दम पर उनको बदल दिया गया है क्योंकि गरीब थे, पैसा का प्रलोभन दिया। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए अगर लॉ बना है तो इसका तकलीफ तो उन्हीं को हो सकता है जिनकी मंशा कुछ और करने की हो। जो एक सही आदमी है उसको तो कोई तकलीफ नहीं होगी। कह रहा हूं, सुनिए ना, अगर मैं कोई एनजीओ चला रहा हूं या कोई भी एनजीओ चला रहा है,
अगर हम कानून के तहत काम कर रहे हैं, अगर हम जो हमको एक गाइडलाइन दी गई है उस गाइडलाइन के तहत काम कर रहे हैं, कहीं कोई तो दिक्कत नहीं है किसी को तकलीफ क्यों नहीं है? मैं फिर से कह रहा हूं, मैं मैं आ रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, एक मिनट, मैं आपका सवाल भी लेता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी ये जो वेबसाइट है ना, इसमें क्या है? इसमें आपको बड़ा सब कुछ पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन आपको बताना है, जिसका अभी अमित शाह जी ने इनॉग्रेशन किया। उसमें आपको बताना है कि आपकी संस्था ये इस राज्य में काम करती है, इस चीज़ के लिए वहाँ से पैसा मंगा, ये चीज़ें खर्च कर दी। अब ये ट्रांसपेरेंसी की बात है कि कल को तहसीन पूनावाला भी अशोक श्रीवास्तव की संस्था के बारे में जाए तो वहाँ चेक कर ले कि भाई कितना फॉरेन फंडिंग है, और कल को अशोक श्रीवास्तव का मन करेगा तो तहसीन जी और विवेक श्रीवास्तव की एनजीओ को जाकर चेक कर लें कितना पैसा है, कहाँ है। अब इसमें ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने की बात है। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, 75% आपने अगर पैसा मंगाया, आपने 10 करोड़ रुपए मंगाया, अगर आपने 75% उसका खर्च कर दिया तो अगली किस्त मंगाइए, लेकिन 75% खर्च नहीं किया तो आप क्यों मंगाना चाहते हैं? और फिर उस पैसे का क्या करना? फिर इसमें यह भी कहा गया है, जिस काम के लिए पैसा मंगाएंगे पैसा वही खर्च होना चाहिए। अब इसमें क्या तकलीफ होनी चाहिए? तहसीन जी, फिर विवेक जी, एक एक करके दो चीज। यही लॉजिक भाजपा अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पे क्यों नहीं लगाती है और कानून नहीं लाती कि जो एमपी ने अपना पैसा खर्चने के अगले उनको इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा उनके एमपी फंड में, वहां पर नहीं लाती है। वहां पर उनको नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या होता है सबको पता है एमपी फंड के अंदर। बट दूसरी बात और सबसे ज्यादा क्या होता है एमपी फंड में, बताइए, खुल के बताइए सर। अरे जानते हैं, सड़क की हालत देखिए क्या हो रहा है देश में, भाजपा के एमपी क्या कर रहे हैं। एमपी फंड, सर एमपी फंड का, अगर तहसीन जी एक मिनट करेक्ट कर दूं, एमपी फंड का भी आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने वेबसाइट पर डालना पड़ता है। करेक्ट, कि आपने पैसा कहां खर्च किया। और एडीआर ने एमपीज को ट्रैक किया। अधिकतर एमपीज ने कौन सा फोटो, कौन सा प्रोजेक्ट क्या किया, उसका कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं, तब भी उनको मिलता। वहां पर आपने क्यों कानून को स्ट्रिक्ट नहीं किया? मैं मानता हूं इस बात की, मैं बधाई देता हूं कि ये उन्होंने ये नियम लाया कि वेबसाइट पे डालना चाहिए, तो वहां पर क्यों स्ट्रिक्ट नहीं किया? यहाँ पे तो ऑलरेडी नियम थे, वहां पे स्ट्रिक्ट नहीं कर रहे अपने एमपीज के लिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इस बात की क्या गारंटी है कि सरकार इसको मैनिपुलेट करते, जैसे मैंने पहले उदाहरण बताया, किसी को अरेस्ट नहीं करेगी। मान लो किसी ने धार्मिक काम के लिए पैसे मंगाए और उसका धर्म का काम है उसके धर्म की प्रचार करना। अब सरकार कहेगी नहीं, आप पैसे कन्वर्जन में यूज कर रहे हैं, उसके पास क्या डिफेंस होगा? अरे तीसरी चीज, सरकार कैसे कह देगी? एक सेकंड, सरकार को वो सरकार है जिसने कंप्यूटर में डाल दिया कि आदमी सरकार कैसे कह देगी? एक सेकंड मैं इसका जवाब दूंगा। छूट जाएगा, बाद में कोर्ट में छूट जाएगा। एक सेकंड, मैं इसका जवाब, आगे बढ़े उससे पहले इसका जवाब दे दूं। 10 सेकंड दे दीजिए ना। अरे इस पे ले लो, अरे 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड और दे दीजिए। सवाल है कि सरकार की मंशा एक है। अगर एफसीआरए फंड्स के खिलाफ और फॉरेन फंडिंग के खिलाफ सरकार चाहती है कि कोई नियंत्रण हो, कोई नियम हो, कोई कानून हो, तो जब दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा को कॉन्विक्ट किया एफसीआरए फंड देने के लिए, चाहे उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली कानून, अब शहजाद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तहसीन पूनावाला उस केस में केवल बीजेपी कन्विक्ट हुई थी या एक और पार्टी थी उसमें? सरकार में कौन थी? कांग्रेस भी हुई थी, पर सरकार में कौन था? वो फिर पार्लियामेंट में जब अमेंड किया गया उसको, तो कांग्रेस ने क्या किया उसमें? सरकार में कौन था? कांग्रेस ने सपोर्ट क्यों किया? पैसे लौटाती ना। बात वहां नहीं है। अब दूसरी बात, अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। दूसरी बात, अब तहसीन पूनावाला बोल रहे हैं, सुनिए, अब सुनिए तहसीन का तर्क सुनिए, इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए। जब ये सांसद बनेंगे किसी दिन कॉकरोच पार्टी या जो भी पार्टी से, तो ये तहसीन पूनावाला बोल रहे हैं कि सांसदों की निधि इस आधार पर रोक ली जाए जिस पर कि वो क्वालिटी ऑफ काम कैसा हो। सरकार सांसद निधि नहीं देती, सांसद निधि हर सांसद का अधिकार है। उस पर अगर सरकार अपना विवेक लगाने लग जाए तो आप लोग नंगा नाचेंगे यहाँ पे। जो सरकार पैसा देती है स्टेट्स को या जहाँ, और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगती है, और जब वो जमा होता है तब उसको नेक्स्ट किस्त मिलती है। अब ये प्रोसेस बन गया हमारे सरकार में। तीसरी बात, अब वो बोल रहे हैं कि कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ है, कैसे तय होगा? ज़्यादा दूर मत जाइए, हिमाचल प्रदेश में भी कानून आप ही लाए, मध्य प्रदेश में भी कानून आप ही लाए, महाराष्ट्र में भी कानून आप ही लाए, उन्हीं कानूनों को फॉलो करेंगे। उसमें कैसे तय करने वाले थे कन्वर्जन हुआ है इलीगली? वही करेंगे। चौथी बात, तहसीन पूनावाला चाहते हैं और विवेक श्रीवास्तव की राणा अयूब मॉडल फॉलो। राणा अयूब मॉडल ये है कि पैसा मंगवाओ किसी कॉज के नाम पर, फिर अपने आप को उससे एनरिच करो और थोड़ा पैसा जो है वो अपने एजेंडे के लिए स्पेंड करो। एक IAMC नाम की संस्था है, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, हमेशा पाकिस्तान का साथ देती है, हमेशा।
पाकिस्तानी नैरेटिव का साथ देती है, वो भारत में कुछ जर्नलिस्ट को अवार्ड देती है और अवार्ड के माध्यम से स्पॉन्सर करती है कि आप फलाना स्टोरी करो, भारत की ये संस्था बर्बाद हो गई इस पर। इस प्रकार का हस्तक्षेप हमारे डोमेस्टिक डेमोग्राफिक सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी इश्यूज में फॉरेन फंडिंग से नहीं होना चाहिए। मानता हूं तहसीन आपकी नेत्री जो है विदेश से है, मानता हूं विवेक जी आपकी विचारधारा विदेश से है, पर इसका मतलब ये नहीं कि विदेशी एजेंडे से देश चलेगा। ये नहीं हो सकता। एक चीज मुझे छोटा सा ब्रेक लेना, एक मिनट मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद विवेक जी और आलोक जी के पास आऊंगा। एक मिनट लेकिन उससे पहले एक बात छोटी सी कमेंट मार, जो तहसीन जी ने कहा मंशा, मुझे लगता है सबसे पहले जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं उनको कहीं से साइंटिस्ट ढूंढ करके एक मशीन का इजाद करना चाहिए मंशा वाली, क्योंकि क्या होता है, या फिर सरकार तय करे, सरकार के पास और सरकार मंशा वाली कोई मशीन ले आए, क्योंकि इस देश में सरकार कुछ भी काम करती है तो सबसे पहले होता मंशा मंशा मंशा। अरे मंशा कोई आप लोगों ने झांक कर देख लिया क्या? आपके पास कौन सी मशीन है जिससे आप मंशा देख लेते हो? लेकिन इनके पास वो मशीन है कि कोई भी सरकार SIR कराए तो मंशा खराब है, चुनाव करवाए तो मंशा खराब है, EVM लाए तो मंशा खराब है, और हर चीज में आपको मंशा खराब दिखती है। तो भाई मंशा ठीक थी नहीं, वो ठीक है, केरल में तो केरल में ठीक था, केरल में मंदिर में भी जो सोना गया उसमें भी ठीक था, उसमें भी कुछ नहीं। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक, विवेक जी आ रहा हूं उसके बाद। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दोटू, आप देख रहे हैं हम FCRA को लेकर के सरकार ने जो पोर्टल एक नया लॉन्च किया, जो उसमें नियमावली में जो बदलाव किया उसी को लेकर डिबेट कर रहे हैं। विवेक जी, मैं फिर से कह रहा हूं सर कि भाई कानून बनाना या नियम बनाना किसी भी चीज के, वो सरकार का अधिकार है, सरकार अपने हिसाब से करती है। आप कुछ ठोस कारण दीजिए कि भाई इससे जो है बोलिए। हाँ, पहली चीज, ये गलत चीज फैलाई जा रही है और मुझे नहीं पता ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्यों बोला कि 20,000 NGOs ने अपने अकाउंट ही नहीं दिखाए। सर, कॉन्स्टिट्यूशन में जब से NGOs मुल्क में बन रहे हैं, चाहे ट्रेड यूनियन बनाइए, सोसाइटीज एक्ट में बनाइए, अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी शुरू हुआ पड़ा है, उसके बहुत से सेक्शंस हैं। रिटर्न भरना कंपलसरी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, अगर आप नहीं भरेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, ये किसी भी NGO के लिए। तो पहले पता नहीं फंक्शनिंग कैसे हो रही थी 11 साल मोदी सरकार में NGO बिना रिटर्न करे। हाँ, ये अमेंडमेंट FCRA 11 साल नहीं कहिए, 11 साल नहीं कहिए, ये 2014 से 2019 के बीच हुआ। आप कहिए कि 2014 से पहले कैसे चल रही थी वो समझ में आएगा, वो बात ठीक है आपकी कि 2014 से पहले NGO कैसे काम कर रहे थे, इसीलिए 20,000 बंद हो गए। हाँ बोलिए। अब आप सुनिए, अब आगे चलिए। अब साहब देखिए, मैंने लिए आपसे एक डोनेशन लिया अशोक जी से, और मैंने कहा साहब मैं मजदूर किसानों के लिए कुछ करना चाहता हूं महाराष्ट्र में बाढ़ आ गई। मैंने आपको फोन किया, मैंने बोला मैं गुजरात में लगा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम? आपने बोला नो प्रॉब्लम। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रॉब्लम है साहब कि आपने अगर पैसा लिया महाराष्ट्र के लिए तो आप गुजरात में खेती क्यों करा रहे हैं? अब कौन जस्टिफाई करेगा सरकार को, और कैसे जस्टिफाई करेगा सरकार को? मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आप बिजनेस भी करता है कोई आदमी, कहां से फंडिंग लेता है, कैसे रिटर्न करेगा? इट इज बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द पर्सन एग्जीक्यूटिंग। करेक्ट है कि नहीं? हम वो डोनेशन मैं मांग के लाऊं, जाने दो कहीं भी। आलोक जी ये तो एक सेकंड अब मुझे एक चीज बताइए, ये जो अभी आई है नए कानून आए हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए है, लेकिन ये दर्द केरला में ही क्यों सबसे ज्यादा हो रहा है? नहीं क्यों? क्योंकि वहां लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अच्छा, पढ़े लिखे हैं वहां ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है, वहां लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। भाई संगठनों में केरला में लोग दोनों है, केरला में लोग कांग्रेस और कांग्रेस दोनों है, ज्यादा जागरूकता है। कोई आवाज नहीं उठ रही, उत्तर प्रदेश से कोई आवाज नहीं उठ रही, अब क्या करें, वहां भी कम्युनिस्टों की सरकार नहीं उठ रही, तो वहां भी ये केरला में सब दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर इसका गलत इस्तेमाल सदियों से होता आया है। मोर एजुकेटेड पीपल, पॉपुलेशन का 100% लिटरेसी सर, 100% लिटरेसी,
100% लिटरेसी है सर केरला में। आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं गुमराह नहीं कर रहा सर। कांग्रेस ने भी मेहनत करी, कम्युनिस्टों ने मेहनत करी। केरल में 100% लिटरेसी बहुत पहले आ गई थी। एक बात से मैं एग्री करता हूं तहसीन के कि जो ये MP MLA फंड है ये बिल्कुल सुचारू रूप से लागू नहीं होता है। नहीं तो उसके लिए नियम बनाइए उसको। हाँ देखो विवेक जी ने एक बात जो है ना उसको बोलते फ्रॉइडन स्लिप कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि मैंने अशोक जी को पैसे लिया उनसे डोनेशन। वैसे अशोक जी भारतीय है, आप लो ना, फिर अशोक जी का पैसा महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में नहीं, आप केरला में लगाओ, या केरला में नहीं तो आप जाके आसाम में लगाओ, कोई समस्या नहीं, किसी को नहीं बताना। सुन लीजिए, पर फिर उन्होंने बोला कि मुझे मेरा इन्वेस्टर पैसे दे रहा है और मेरा पैसा कहीं मतलब पहले तो ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं होता। वही तो मैं कह रहा हूं। अरे इन्वेस्टमेंट फॉर सुन तो लीजिए भाई, सुनिए। दूसरी बात, ये लॉ में या ये रूल्स में कहीं पर मनाही नहीं है कि अगर आपने पैसा मंगवाया कि फलाना काम करना है और वो परिस्थितियां बदल गई तो आप सरकार के परमिशन के साथ उसको अन्य जगह पे डालें। ये किसने मना किया भाई? किसी ने। गुजरात के किसानों की मदद से कह रहे हैं, जैसे सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, करना होगा। अगर महाराष्ट्र के किसानों की परिस्थितियां बदल गई है, मान लीजिए आपने पैसा मंगवाया, तब तक वो सिचुएशन जो जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं वो चेंज हो गई, वो सुधर गई, तो आपने बोला वो पैसा आया, मैं चाहता हूं कि गुजरात में ये समस्या, मैं उस पर काम करूं, तो सरकार आपको त्वरित पर आपको बताना तो पड़ेगा ना। आप बिना बताए थोड़ी। और मैं एक चीज सुनिए विवेक जी, सुनिए एक मिनट। अब सुनिए, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, अब उनको नहीं बताएंगे क्या? आप इन्वेस्टर और यहाँ पर आप कह रहे हैं एक सेकंड, क्या गजब का कुतर्क है। तो धर्मांतरण आलोक जी, भी ले जाइए। आलोक जी नहीं, धर्मांतरण एक सेकंड सर, इस्तेमाल कर लीजिए, कौन पूछने वाला है? गजब का तर्क देखे इनका। ये बोल रहे कि क्यों बताना पड़ेगा? अरे भाई सरकार को छोड़िए, आप अपने सो कॉल्ड इन्वेस्टर को तो बताएंगे ना कि महाराष्ट्र के बदले गुजरात में डाल रहा हूँ। इनका इन्वेस्टर नहीं, अगर पैसा दूसरे धंधे के लिए दिया होगा तो फिर इनको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं एक मिनट, मेरे पास समय कम है, जरा जल्दी से मैं एक चीज पूछता हूं विवेक जी और तहसीन जी, जल्दी से बताइए ये कलेक्टिव न्यूज रूम क्या नाम है? जरा ये क्या बला है कलेक्टिव न्यूज रूम? विवेक जी जानते होंगे आप। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, सुनिएगा। कलेक्टिव न्यूज रूम क्या है? बताइए। आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप अब मैं अभी स्पष्ट कर दूंगा। बताइए कलेक्टिव न्यूज रूम क्या है? एक मिनट, नहीं विवेक जी बताइए। नहीं, वो बता रहे हैं। तहसीन, बोलो तहसीन। अच्छा तहसीन, हाँ बताइए। नहीं सर, कलेक्टिव न्यूज रूम क्या है? देखिए आप दोनों अभी एक्सपोज हो जाएंगे कलेक्टिव न्यूज रूम से। आप बताइए। मैं सरकार को एक्सपोज करता हूं, फिर आप मुझे पहले कलेक्ट नहीं, मेरे पास समय नहीं है अभी, मेरे पास 30 सेकंड है, मेरे पास 30 सेकंड है। मैं अभी प्रोग्राम खत्म करने से पहले कलेक्टिव न्यूज रूम जानना चाहता हूं क्या है। वही चीज है जो सरकार ने फेक नहीं, कलेक्टिव न्यूज रूम बताइए। नहीं, अब आप सुनिए, अब आप सुनिए, मेरे पास समय नहीं है, बंद करिए आवाज, सुनिए। कलेक्टिव न्यूज रूम क्या है मैं बताता हूं, एक मिनट रुकिए। कलेक्टिव न्यूज रूम क्या है? ना तहसीन जी बताएंगे ना विवेक श्रीवास्तव बताएंगे, मैं आपको बताता हूं। कलेक्टिव न्यूज रूम के नाम से आज बीबीसी अपनी रिपोर्ट देता है। कलेक्टिव न्यूज रूम, क्योंकि पहले बीबीसी क्या करता था, भारत में भारत के नियमों को तोड़ करके, अंगूठा दिखा करके, भारत के नियम, जो पैसा मंगाता था ना, वो जो पैसा विदेश से मंगाता था, और उसके ऊपर जब जांच चली तो उसके बाद ये विवेक श्रीवास्तव और तहसीन पूनावाला छाती पीटी कि मीडिया को डराया जा रहा है, मीडिया को किया। लेकिन बीबीसी ये बात साबित हो गई कि वो भारत के नियम तोड़ रहा था, तो बीबीसी ने अब भारत में कलेक्टिव न्यूज रूम नाम से जो है अपने पूरे के पूरा जो है सिस्टम बदल दिया, और वो उसकी सारी रिपोर्ट होती है भारत में कलेक्टिव न्यूज रूम के नाम से, बीबीसी के नाम से नहीं होती। इसीलिए आपसे कह रहा हूं, बीबीसी भी नियम तोड़ रहा था, आपके एनजीओ भी नियम तोड़ रहे हैं, और नियम बनाने के लिए, नियम को भारत के नियमों के अनुरूप करने के लिए जब सरकार काम करती है तो ये लोग छाती फाड़ कर चिल्लाते हैं, और यही गलत चीज है। मैं कहता हूं हर कानून का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन इसके लिए यह नहीं है कि सरकार कानून बनाना बंद कर दे और विदेशों से आप पैसा मंगाए, उसका जो मर्जी करे। इस देश में नहीं चल सकता, क्योंकि भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। इसलिए इसको रोकना, इसके ऊपर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। चंदे का यह धंधा बंद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का दो टूक में। आज बस इतना ही, कल मुलाकात होगी। नमस्कार।